जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तक पर। कल अभी हम देख रहे थे व्याकरण को। लगभग हमें व्याकरण में बेसिक बातें सीख ली थी। आज उसी के आगे वर्णमाला के बारे में हम सीखेंगे, समझेंगे क्या होती है वर्णमाला, कैसे प्रश्न बनते हैं वर्णमाला से, क्या क्या पूछा जाता है, सब कुछ चर्चा की जाएगी। आप क्लास से जुड़े रहिए। तो कल का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। कुछ प्रश्न हमारा है, आप यही जवाब देंगे। प्रश्न पहला यही है, क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक इकाई, व्याकरण के अंग, व्याकरण, व्याकरण के अंग कितने होते हैं, व्याकरण के स्तर कितने होते हैं। बस केवल 4 प्रश्न। प्रश्न पूछे क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, और व्याकरण के अंग पूछे तो 3 और स्तर पूछे तो 4, स्तर पूछे तो 4। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे आप क्या, वर्णमाला लिखेंगे, वर्णमाला, वर्णमाला। वर्णमाला, अच्छा बताना चाहेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, कोई बता सकता है क्या। लिखेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। कहने का सीधा सीधा अर्थ यही है कि क के बाद ख आना चाहिए, ख के बाद ग आना चाहिए, यानी एक समूह होगा एक तरीके से, क ख ग घ अंग, एक जो क्रमबद्ध होता है उसी तरीके से। लेकिन अगर मैं कहूं क के बाद मैं क को ना लिखकर ख लिख दूं, ख तो लिख रहा हूं, मैं ग लिख दूं, ग के बाद ख लिख दूं, ख के बाद अंग लिख दूं, उसके बाद च लिख दूं, च के बाद इ लिख दूं, अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं तो क्या ये वर्णमाला नहीं है, क्या फिर ये वर्णमाला होगा या नहीं होगा। यानी सीधी सी बात यह, अगर वर्णों का व्यवस्थित समूह में न रखा जाए, क्या यदि वर्णों को व्यवस्थित समूह में न रखा जाए, यदि वर्णों को व्यवस्थित समूह में न रखा जाए, समूह में न रखा जाए, तब क्या कहलाएगा, तब हम इस लाइन को क्या कहेंगे, क्या फिर भी हम वर्णमाला कहेंगे, नहीं। वर्णमाला की परिभाषा ये है कि वर्णों को व्यवस्थित समूह होना चाहिए। अगर व्यवस्थित समूह नहीं हुआ तो इस लाइन को हम कहेंगे ये वर्ण समूह है। फिर क्या है, ये वर्ण समूह है। यानी वर्णों का अगर व्यवस्थित क्रम है तो वर्णमाला है, और वर्णों का व्यवस्थित क्रम नहीं है तो क्या है, फिर वर्ण समूह है। क्या है, वर्ण समूह है। समझ पाए ना, वर्णमाला क्या है, वर्णों को व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आगे अगर पूछे वर्णों का व्यवस्थित समूह नहीं तो फिर क्या कहलाएगा, वर्ण समूह। अच्छा एक लाइन अगर यही हिसाब से पूछ ले, अगर हिंदी वर्णमाला जो होती है हम किस लिपि में लिखते हैं, हिंदी लिखने की जो हिंदी वर्णमाला लिखने की लिपि है, ये लिपि कौन सी है, देवनागरी। तो लिखेंगे हिंदी, साथ ही आप लिखते रहिएगा हिंदी वर्णमाला की लिपि, हिंदी वर्णमाला की लिपि देवनागरी। कौन सी लिपि है, हिंदी वर्णमाला
देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि देवनागरी, हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिख लेंगे इस बात को, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हो गया, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लिखी जाती है, लिखी जाती है। आगे अगर लिखना चाहे तो लिख लेंगे एक लाइन और, जो कि हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि ब्राह्मी लिपि का, जो कि ब्राह्मी लिपि का ही ब्राह्मी लिपि का ही परिकृष्ट रूप है। परिकृष्ट रूप है। कभी भी प्रश्न पूछे क्या देवनागरी लिपि लिखी कैसे जाती है, तो ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, दाएं लिखी जाती है, लिखी जाती है। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती है। हो गया। अब यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, जैसे वर्णों का संख्या, कौन सा वर्ण कितने होते हैं। जैसे मैं कहूं लेखन के आधार, वर्तमान में लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, क्या वर्तमान में लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? नहीं, नहीं, वर्तमान में लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? कितनी? 52 नहीं 53, 52 नहीं 53, कितनी होती है? 53 होती है। अभी हम आपको गिनाएंगे, 53 होती है तो कैसे होती है, सारे वर्ड आपको हम दिखाएंगे, परेशान नहीं होना। अगला है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? अगला बताएंगे आप अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? इसके बाद आप बताएंगे उष्म व्यंजन कितने होते हैं? उष्म व्यंजन कितने होते हैं? और इसी के साथ आप बताएंगे मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन कितने होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, मूल व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। अगर स्पर्श व्यंजन की संख्या अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? 25। स्पर्श व्यंजन कितने? 25। ये होते कहां से है? क से शुरू करेंगे काउंट करना और कहां तक? म तक। क से लेकर अगर म तक लिखते तो आप काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 25। अंतस्थ की पूछे बात तो कितने? 4। कौन कौन से? य, व, र और ल। कितने हो गए? 4। अगर उसमें की बात करें तो 4। कौन कौन बता सकता है? 4 होते हैं तो होते कौन कौन से हैं? कौन कौन से होते हैं? तालव्य श, मूर्धन्य श, स और ह। अगर आपसे पूछे मूल व्यंजन कितने होते हैं फिर? 33। मूल व्यंजन की संख्या पूछे तो 33। अब ये 33 कौन कौन से हैं? 25, 4 29, 4 33। यही क्या है? 33 है। यही मूल व्यंजन है। यानी अगर पूछेगा वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है तो आप कितनी बताएंगे? 53। 53 में भी अगर आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं तो 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं तो 4। उष्म व्यंजन कितने हैं?
4। अगर पूछे मूल व्यंजन कितने हैं तो इन सभी को उठा के जोड़ दो, कितने बन गए 33। 53 में से 33 का पता लग गया है। अभी आपको कितने और याद करने हैं 20। अभी आगे देखेंगे 20 कितने कौन कौन से होते हैं, एक बार आप नोट करेंगे इसे। हो गया। अच्छा अगर प्रश्न मूल व्यंजन ना देखे केवल पूछ ले केवल व्यंजन कितने होते हैं तब क्या, अगर आपसे पूछ ले केवल मूल ना लिखे केवल लिखे व्यंजन कितने हैं तब, व्यंजन पूछे तब तब पर भी आप क्या बताएंगे 33 से ही बताएंगे। इसके साथ और लिखेंगे। अब 33 हो गया ना, अगले पेज पे कर लेते हैं इसको। लिखिएगा, यहां तक हो गया था ना, व्यंजन हो गया था ना। व्यंजन कितने थे 33, कितने 33। इसी के साथ लिखेंगे अब क्या, संयुक्त व्यंजन। क्या, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बाद द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन के बाद विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन। इसके बाद कुल व्यंजन। अब यहां से पूछ ले कुल व्यंजन कितने, फिर कुल व्यंजन पूछे, कुल व्यंजन पूछे तब कितने बताएंगे। आपसे अगर क्या पूछ रहा है, मूल व्यंजन पूछ रहा है तो बताएंगे 33, व्यंजन पूछा तो 33, संयुक्त व्यंजन पूछेगा तो 4। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और श्र। द्विगुण की बात करें तो कितने, द्वि से 2। अब बनेंगे कौन सा, ड और अड। विशिष्ट की बात करें तो एक, कौन सा, ल। बनता कैसे है, और यहां से क्या करो एक जोड़ दो इसे। उसके बाद कुल व्यंजन की बात करें तो 33 हो गए थे ना, 33 4, 33 2, 39 1, 40। कुल व्यंजन पूछे तो क्या बताएंगे आप 40। अगर आपसे कुल व्यंजन पूछ लेता तो क्या बताएंगे आप 40 व्यंजन बताएंगे। नोट करेंगे। कुल व्यंजन पूछे तो 40। कुल व्यंजन पूछ ले तो कितना बताएंगे 40 होते हैं। हो गया यहां तक। अच्छा एक प्रश्न बताना, ये विशिष्ट वर्ण हिंदी केंद्रीय निदेशालय द्वारा कब अपनाया गया, अपनाया कब गया, अपनाया कब गया, यानी कब इसको निदेशालय ने क्या कर दिया, इसको वैध करार घोषित कर दिया, कब किया था कोई बता सकता है। जो हिंदी विशिष्ट वर्ण है ये कब अपनाया गया, ये आपके लिए होमवर्क है। आप खोज के क्या करेंगे, ऑफलाइन कमेंट करेंगे आप इसको, कब अपनाया गया आप खोजेंगे। अभी तक हमें क्या जाना, कुल व्यंजन कितने हो गए 40। आगे चलते हैं। अब यहां लिखेंगे कुल व्यंजन है 40, लिखिएगा कुल व्यंजन 40। कहां तक हमें जाना है 53 तक। कुल व्यंजन, कुल व्यंजन 40। अभी कौन कौन से हमारे व्यंजन बच गए हैं 40 के बाद अभी बचे कौन कौन से हैं, तो 40 के बाद सीधे सीधे हमारे बच गए कौन से 11 स्वर। स्वर कितने 11, स्वर कितने 11, और दो कौन सा बच गया अयोगवाह। कौन सा अयोगवाह, कौन सा अयोगवाह 2। अब पूछेगा कुल कितने व्यंजन वर्ण होते हैं, कुल वर्ण, कुल वर्ण पूछे तो
53 कहां से आया? 40, 11, 2, 40। अभी हमने आपको बताया 40 कहां से आया? 11 में अ से लेकर कहां तक? अ, आ, इ, उ, उ, री, ए, आए, ओ, और कौन सा? औ। और ये कौन सा बनेगा? 2 अंग और अह, इसी को क्या कहते हैं? अयोगवा। कुल वर्णों की संख्या पूछे तो 53। 40 पूछे कैसे बताएंगे? अगर पूछे, जब पूछे क्या कुल व्यंजन कितने तब 40, मूल व्यंजन कितने तब 33, केवल व्यंजन तब 33, केवल स्वर पूछे तब 11, अयोगवा पूछे तो 2, द्विगुण पूछे तो 2, अंतस्थ पूछे तो, उसमें पूछे तो 4, विशिष्ट पूछे तो 1, ताड़नजात पूछे तब। द्विगुण का दूसरा नाम ताड़नजात होता है। अगर आपसे पूछे उत्सृपन व्यंजन कितने होते हैं तब पर भी 2, द्विगुण व्यंजन का ही नाम क्या है? उत्सृपन व्यंजन। आगे चलते हैं, यहां तक हो गया ना वर्णों का। अच्छा, यहां से एक और प्रश्न पूछ लेता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? लिखेंगे कामता प्रसाद, इसको नहीं अगले पेज पे लिखते हैं। लिखिएगा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या किसी को पता है? बताएंगे कितनी होती है? 43। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? 43। अगला, उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या। उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या। कुल वर्णों की संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? 45। उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या पूछे तो क्या बताएंगे? 45। हो गया। अच्छा, एक प्रश्न अगर आपसे पूछ ले आगत व्यंजन कितने बताएंगे तब हिंदी में? आगत व्यंजन पूछेगा तब 5, और आगत स्वर पूछे तो आगत स्वर पूछ ले तब 1। और अगर प्रश्न पूछ ले केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार वर्णों की संख्या, शालय के अनुसार वर्णों की संख्या, तब आप क्या बताएंगे? कितना होगा? केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार पूछेगा तो 53। नोट कर लेंगे इस बात को। हो गया, हुआ यहां तक? अच्छा, छोटी सी जानकारी और हम लेंगे किसके बारे में? केंद्रीय हिंदी निदेशालय के बारे में। है क्या ये? कोई बता सकता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय है क्या? एक संस्था है। क्या है?
एक संस्था है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, 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 केंद्रीय हिंदी निदेशालय। प्रश्न पूछे इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना पूछ ले तब, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च 1960, 1 मार्च 1960 में। अगर इसका मुख्यालय पूछे तब कहां होगा? मुख्यालय नई दिल्ली। अच्छा पूछे ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है तब? मंत्रालय क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। किस मंत्रालय के अधीन होगा? शिक्षा मंत्रालय के अधीन होगा। स्थापना कब? 1 मार्च 1960 को। मुख्यालय कहां पे? नई दिल्ली। मंत्रालय की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय। अच्छा इसके निदेशक पूछे तब, निदेशक पूछे, इसके निदेशक कौन है वर्तमान में? सुनील बाबूराव कुलकर्णी। कौन है? सुनील बाबूराव कुलकर्णी, कुलकर्णी, सुनील बाबूराव कुलकर्णी। लिखेंगे इसके कार्य क्या है, कार्य को आप लिखेंगे। हाँ कार्य क्या करता है ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय? अभी तक यहां तक नोट कर ले, उसका कार्य लिखेंगे आप। कार्य क्या करता है ये? कार्य क्या है इसके? कार्य में लिखेंगे हिंदी का प्रचार, हिंदी का प्रचार, हिंदी का प्रचार प्रसार, हिंदी का प्रचार प्रसार, विकास और संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत, 351 के तहत देश की संपर्क भाषा, देश की संपर्क भाषा बनाने के उद्देश्य से किया गया, बनाने के उद्देश्य से किया गया। हो गया, लिखेंगे। अच्छा यहां से अगर प्रश्न पूछ ले केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अध्यक्ष कौन होता है तब? अध्यक्ष पूछेगा तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। और पूछे नाम पूछ ले तब प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। आगे चलते हैं। स्थापना कब हुआ था केंद्रीय हिंदी निदेशालय की? 1 मार्च 1960। किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है?
उसके निदेशक कौन है? सुनील बाबूराव कुलकर्णी। कौन है? सुनील बाबूराव कुलकर्णी। अगर पूछे उसके अध्यक्ष कौन होता है? जो प्रधानमंत्री हो, जो प्रधानमंत्री हो। कार्य क्या करता है? हिंदी के विकास, प्रचार, प्रसार और 351 के तहत संपर्क भाषा बनाने का कार्य करता है। अच्छा, यहां से अगर प्रश्न और पूछा जाए क्या, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलो भाई साहब। संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, अयोगवा, 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 स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25, स्पर्श व्यंजन, कुल व्यंजन, कुल व्यंजन 40, कुल व्यंजन, कुल वर्ण, कुल वर्ण, मूल व्यंजन, मूल व्यंजन, स्वर, अयोगवा, द्विगुण, द्विगुण, अंतस्थ, अंतस्थ, कुल व्यंजन, कुल व्यंजन 40। याद करो। आगे लिखेंगे अब वर्णमाला। फिर से वर्णमाला में हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले अ, सबको आता है ना? अ के बाद आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? स्वर है। सही है ना? अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये क्या है? इसके बाद दो बचा है, कौन सा? अंग और इसका नाम क्या है? अयोग। वाह। आगे क्या लिखेंगे? क, क के बाद ख, ग, ख के बाद ग। आप भी बोला करिए साथ में। ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। उसके बाद क्या आएगा? म के बाद य, र, ल, व। इसके बाद लिखेंगे श, स, स। इसके बाद ह। उसके बाद क्या आएगा? इधर लिख देते हैं छ, त्र, ज्ञ, छ, त्र, ज्ञ और लास्ट में लिख लेंगे किसको? अब त्र को। अब काउंट करिए कितना हुआ, देखो। इसको क्या नाम देते हैं हम? संयुक्त व्यंजन। इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन, या इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कारण क्या है? वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। कारण क्या है वर्गीय व्यंजन कहने का? देखो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सभी क्या है? आपस में वर्ग में बटे हैं। यही कारण है क्या इसे क्या वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अभी मेरे पास एक बचा है, कौन सा? विशिष्ट वर्ण या विशिष्ट व्यंजन। बात करें ल की, क्या है? विशिष्ट व्यंजन।
इसको जब हम उच्चारित करते हैं तो ध्वनि कैसी निकलती है, तो ल और ड के बीच की ध्वनि होती है। ध्वनि कैसी होती है इसको उच्चारण करने पर, ल व ड के बीच की ध्वनि, के बीच की ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। नोट कर लो भाई साहब इसको। या ल और ड के बीच की ध्वनि है, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ल और ड के बीच की, ल और ड के बीच की ल और ड के बीच की ध्वनि है, लिख लेंगे। नोट करेंगे इसको। हो गया, आगे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे वर्णमाला के भेद, वर्णमाला के भेद, वर्णमाला के भेद कितने, दो। कौन कौन सा, स्वर ध्वनिया और व्यंजन ध्वनिया, व्यंजन ध्वनिया। कितने होते हैं वर्णमाला के भेद, दो। एक तो स्वर ध्वनिया, दूसरा व्यंजन ध्वनिया। एक एक करके पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा होगा स्वर, फिर आगे आने वाले समय में हम किसको पढ़ेंगे, व्यंजन को। देखेंगे स्वर ध्वनिया, स्वर ध्वनिया। किसे कहते हैं स्वर, स्वर किसे कहा जाता है, स्वर किसे कहते हैं भाई साहब, स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों को, स्वर स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सके तथा व्यंजन वर्ण के उच्चारण में क्या हो, सहायक हो। किसे कहेंगे स्वर, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायक होते हैं। परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है और व्यंजन वर्ण में या व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, और व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायक होते हैं, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायक होते हैं।
व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायक होते हैं। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायक होते हैं। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायक होते हैं। लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण जैसे क्या होता है उदाहरण, स्वर कौन कौन से होते हैं लिख लेंगे आप। अ, उदाहरण क्या लिखेंगे, अ, आ आदि कुछ जो आपको समझ में आए, ओ तक लिख लीजिएगा। आगे लिखेंगे, एक पॉइंट बना के लिखेंगे स्टार देकर। स्वर वर्णों के या स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में, शुरू से बोल रहे हैं, स्वरों के उच्चारण में, स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को, लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। मात्रा कहा जाता है। स्वर इतने ही होते हैं। कितने स्वर है, 11। एक बार काउंट करना, 11 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहाँ गायब है, री। अब बात आती है इन सभी की मात्रा क्या क्या होती है। आ की मात्रा कैसी होती है, आ की मात्रा होती ही नहीं है। आ की मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा, ई की, ऊ का, या तो कहूं तो ऐसे या ऐसे। उसके बाद री की ऐसे। उसके बाद ए की, आई की, ओ की, और एक खड़ी पाही लिखेंगे, मात्रा लिख लेंगे, किसकी मात्रा कैसे लगती है। हो गया। अच्छा एक बात बताना मुझे, क्या अगर हम पूछे स्वर की संख्या कितनी होती है तब, स्वर की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तब 11 बता देंगे। अगर आपसे पूछ लीजिए मात्रा की संख्या तब, मात्रा की संख्या तब 10 बता देंगे। यहाँ तो 11 बता देंगे, यहाँ 10 बता देंगे। अगर प्रश्न पूछे उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या पूछे तब, उच्चारण के आधार पर, आधार पर स्वरों की संख्या पूछे तब कितना बताएंगे, 10। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या पूछेगा तो 10 होगा। कारण क्या है, जैसे मैं, कौन सा काउंट नहीं होता इन 10 में,
री को नहीं काउंट किया जाता। कारण पढ़िएगा, मैं लिख रहा हूं ऋषभ, और ये भी लिखा गया ऋषभ। पढ़िए और देखिए क्या कुछ अंतर आ रहा है। ऋषभ दोनों लिखा गया है क्या, ऋषभ। यानी इस री का भी उच्चारण कैसे हो रहा है, री की तरह, और र पे छोटी ही लगा दे रहे हैं, फिर भी उच्चारण कैसे हो रहा है, ऋषभ। यही कारण है कि उच्चारण के आधार पर दोनों का, इसमें री को काउंट नहीं करते हैं। अगर कुछ कभी भी प्रश्न आ जाए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हमेशा जवाब क्या होगा, 10। कौन सा वर्ण काउंट नहीं होता, री नहीं काउंट होता। अच्छा, अगर पूछ ले परंपरागत परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या, तब क्या पूछ ले, परंपरागत परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या पूछे तब, स्वरों की संख्या पूछे तब क्या बताएंगे आप, तब आपका जवाब होगा 13। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या पूछे तो 13। अब इन 13 में शामिल कौन होगा, 11 तो है ही है, दो और शामिल हो जाएंगे, कौन सा, अंग और अह। दो और शामिल हो जाएंगे, कौन से, अंग और अह। अच्छा, कभी प्रश्न पूछ ले हिंदी वर्णमाला में पूर्व में स्वरों की संख्या कितनी थी, तब 14 बताएंगे। कितनी थी, 14। आप लिखेंगे नहीं, बस जानते रहिए। हिंदी वर्णमाला में पूर्व में स्वरों की संख्या अगर पूछेगा तो 14। कौन सा, कौन 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 सा होता था, एक तो होता था री, री, और एक होता था दीर्घ री। यानी ये जो मात्राएं हैं 2 बार लग जाती थी, एक और 2 बार। और एक होता था, अभी भी री है ना, और एक दीर्घ री होता था, अभी भी संस्कृत में चलता है। ये दीर्घ री हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा। तो कहा 11, ये 11 3 14, ये हिंदी वर्णमाला में पहले था, अब नहीं है, इसको नहीं काउंट करेंगे, न तो आप लिखेंगे इसको, प्रश्न यहां से नहीं बनते। यहां तक हो गया, आगे लिखेंगे। अगर प्रश्न पूछ ले कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों की संख्या, तब 10 बताएंगे। कितना, 10। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों की संख्या 10। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार स्वरों की संख्या पूछे तब 10 बताएंगे। अच्छा, प्रश्न पूछ ले कामता प्रसाद गुरु के अनुसार व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या पूछ ले इनके अनुसार, तब 43। क्यों, अभी इन्होंने पहले बताया कि क्या, वर्णों की संख्या 43 बताई है, 43 में से 10 स्वर जो बच गए, क्या 33, 33 क्या बन जाएंगे, व्यंजन बन जाएंगे। इनके अनुसार व्यंजन की संख्या पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे, 33। मात्रा की संख्या पूछेगा तो 10 बताएंगे। कारण क्या है, अ की मात्रा दृश्य रूप में नहीं होती, अ की मात्रा, अ की मात्रा दृश्य रूप में नहीं होती, दृश्य रूप में नहीं होती, अ की मात्रा दृश्य रूप में नहीं होती। नोट कर लेंगे, अ की मात्रा दृश्य रूप में नहीं होती। और एक लास्ट बच गया हमारे पास, कभी प्रश्न पूछ ले मानक हिंदी के अनुसार स्वरों की संख्या क्या है, तब मानक हिंदी के अनुसार, हिंदी के अनुसार स्वर की संख्या पूछे तब, स्वर की संख्या पूछ ले तब आपका जवाब होगा 11। क्या होगा, 11। क्या होगा, 11 हो गया। आगे लिखेंगे, अगला टॉपिक भी हमारा यही होगा, क्या,
मात्राओं का प्रयोग, यानी कौन सी मात्रा कैसे लगाई जाती है, इसको सीखेंगे हम कल। मात्राओं का प्रयोग, मात्रा का प्रयोग, मात्रा का प्रयोग, इसको सीखेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही, बाकी आप सभी इसका रिवीजन करके आएंगे। कल की क्लास में जब जुड़ेंगे तो रिवीजन करके जुड़ेंगे, पूरा याद करके आएंगे। जो कुछ समस्या आपको रहेगी आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल।